सबसे पहली बात है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ना आईटी भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है। चाहे आईसीटी हो चाहे आईटी हो, बात एक ही है। आप देखिए, जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे देखिए आईसीटी को क्या कहते हैं? वहाँ पे आईसीटी को आईटी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आईटी आ जाए तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो यूके यूएसए में क्या है? आईटी कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में आईसीटी कहा जाता है। सो देखिए, हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए, इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल दुनिया मतलब जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, तो इस डिजिटल दुनिया में क्या है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वे सभी आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए, डिजिटल दुनिया यानी कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर काम होता है। आप देखिए, जो आपका मोबाइल है वो भी देखिए डिजिटल है ना। आप देखिए, पहले लोग घड़ी रखते थे अपने पास और कैलकुलेटर रखते थे, है ना। तो आजकल क्या है, ना तो किसी के पास कैलकुलेटर होता है, ना ही घड़ी होती है, सब कुछ किस में है? मोबाइल में है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधे यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये क्या है? ये डिजिटल दुनिया हो गई ना, जहाँ पे देखिए स्टडी भी ऑनलाइन होगी, तो वो डिजिटल दुनिया हो गई। वहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है? सूचनाएं दी जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप उनसे संचार कर सकते हैं, है ना। कम्युनिकेट भी साथ में कर सकते हैं। सजे जैसे देखिए, ये वीडियो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट करना होगा हमसे, तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जिस जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे कहते हैं डिजिटल दुनिया, उसे कहते हैं आईसीटी। सो देखिए, शोध विकास तथा शोध के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आप देखिए, जो शोध विकास है और शोध का जो क्षेत्र है, यानी कि जो रिसर्च की जाती है, चाहे उसका विकास हो चाहे उसका क्षेत्र हो, उसमें क्या है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का जो अनुप्रयोग है, वो वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर हो रहा है। वर्तमान समय मतलब जिस समय में हम रहते हैं, देखिए उस समय में। आप देखिए, आज से तकरीबन 10 साल पहले यूट्यूब का इतना ज़माना नहीं था, है ना। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 10 साल पहले ही मैं बात करूँ, 2017 के बाद, 18 के बाद, तो आप देखिए अभी 4-5 साल ही हुए हैं तकरीबन ज़्यादा उसके आईसीटी के प्रयोग की। यानी कि देखिए, जो स्टडी है वो तो देखिए कोविड की वजह से 2020 से ही लगभग ज़्यादा हुई है, लेकिन आप देखिए लगभग 3 से 4 साल पहले की बात करें, वहीं से आप देखिए कि जो स्टडी ऑनलाइन होती है, देखिए स्टडी तो ऑनलाइन पहले भी होती है, लेकिन आईसीटी का प्रयोग जो है वो व्यापक स्तर पे इतना नहीं होता था। आप देखिए कि जो 2018 था, 2018 का जो दिसंबर का मंथ था, दिसंबर का महीना था, वहाँ से देखिए जो हमारा यूजीसी नेट का है, वो क्या था? ऑनलाइन हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड हो गया था, जो कि एनटीए द्वारा किया गया। आप देखिए, इससे पहले ऑफलाइन होता था पेपर, तो अब क्या था? ऑनलाइन हो गया 2018 से, है ना। तो उसमें क्या है, देखिए व्यापक स्तर पर अभी क्या है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो है, बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं, वो डिजिटल तौर पर ली जा रही हैं। सो आंकड़ों को प्राप्त करने में तथ्यों का क्रमवार अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न विषय वस्तुओं का तुलनात्मक और पिक्टोग्राफिकल अध्ययन करने के लिए आज कोई भी विद्यार्थी सुदूर किसी भी पुस्तकालय, कक्षा, सेमिनार, संगोष्ठी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की मदद से लाभ ले सकता है और लाभ दे सकता है। आप देखिए, आप घर बैठे बैठे देखिए कोई भी आप किसी भी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आजकल सेमिनार तो हो गया आप अटेंड करना, लेकिन अगर आप नेट के जरिए करते हैं, वो वेबिनार होता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप विषय वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन मतलब, जैसे आप ये इस लेक्चर का मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सेम लेक्चर किसी और का भी देख सकते हैं, तो आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है ना। पिक्टोग्राफिकल अध्ययन क्या है कि आपको साथ में पिक्चर दिखाई जाती है। देखिए आपको ये मैं पिक्चर दिखाता हूँ साथ में, है ना, कि आपको, ताकि
आसानी हो जाए पढ़ने में। तो घर बैठे बैठे दूर बैठे व्यक्ति, अब देखिए जो ये हमारा जो वीडियो है वो इंडिया में तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया क्या है, पूरा स्टूडेंट ये कवर करते हैं। तो घर बैठे बैठे देखिए वो इसका लाभ ले भी सकते हैं, लाभ दे भी सकते हैं। लाभ लेना मतलब आपने लेक्चर पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने नोट्स बना लिए। लाभ देना मतलब आपका इंटरेस्ट हुआ, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं जो ऑलरेडी देखिए नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो पढ़ा भी सकते हैं। तो इससे क्या है, आप दूसरों को लाभ दे भी सकते हैं और खुद से लाभ ले भी सकते हैं। अब विद्यार्थी को शोध हेतु अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं, इससे समय और धन की बचत होती है। अब देखिए होता क्या है, जब भी रिसर्च की जाती थी, जब भी शोध होता था, तो क्या होता था, जो विद्यार्थी है उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को, है ना, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री या इतिहास, तो उसको देखिए मान लीजिए कि उसको इतिहास के विषय में पीएचडी वो कर रहा है, तो उसे रिसर्च करनी है, तो उसे उस जगह पे जाना होगा, है ना। या कोई भी ऐसा विषय है जिसके लिए आपको जाना होगा। लेकिन जैसे आपको भारत की देखिए सभ्यता संस्कृति जाने तो आपको जाना होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, अब आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप छोटी छोटी बातें जो हैं वो इंटरनेट से ले सकते हैं, आसानी से आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। इससे क्या है, आपका समय बचेगा, आपका धन भी बचेगा। सो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि जो आईसीटी का प्रयोग वो कैसे होता है। सो देखिए सबसे पहले आप देखिए जब भी शोध की जाती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, डाटा एकत्रित किया जाता है, यानी कि कलेक्टिंग डाटा। अब देखिए डाटा एकत्रित करने के लिए डाटा एकत्रित करना आईसीटी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगर आपको पहली बात तो डाटा इकट्ठा करना होता है, किसी को डाटा इकट्ठा करना है, सबसे पहले क्या है, आईसीटी का प्रयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए आपका जो विषय है ना, तो अगर आपको उसके लिए डाटा इकट्ठा करना है तो सबसे पहले आप इंटरनेट की का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप सीधे गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वो क्या डाटा इकट्ठा करते हैं वहाँ से। प्राथमिक डेटा पर आधारित अध्ययन के मामले में ऑनलाइन प्रश्नावली सर्वेक्षण से डाटा एकत्रित करने के बजाय डाटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो प्राथमिक डाटा है, प्राथमिक डाटा मतलब जैसे जो आपने खुद से अपनी मेहनत से जो चीज़ तैयार की है वो होता है प्राथमिक डाटा। मान लीजिए आप शोध करता है, तो आपने जो अपने हिसाब से जो आपने इकट्ठा किया है डाटा उसे प्राथमिक डाटा कहते हैं। लेकिन आप किसी का ऑलरेडी बना हुआ डाटा, मान लीजिए किसी की पुस्तक है या किसी का कोई डाटा बना हुआ है, आप उसे यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राथमिक डाटा क्या है, जो आपको खुद का डाटा अपनी मेहनत से बनाया गया, दूसरे की मेहनत से बनाया गया होता है सेकेंडरी डाटा। सो देखिए प्राथमिक डाटा में क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन प्रश्नावली होती है, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आधार पर रख के क्या है डाटा इकट्ठा किया जाता है। यह समय और पैसे बचाने में मदद कर सकता है। देखिए आपका इसमें समय बचता है, आपका इसमें पैसे भी बचते हैं, वो तो सही बात है। देखिए कि देखिए आईसीटी का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पे समय और पैसा दोनों बचेगा। डेटा एकत्रित करने में कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होगा। अब देखिए जब भी आप डेटा एकत्रित करते हैं, पहले देखिए क्या होता था कि आप कई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती थी कई जगह पे, है ना। तो वहाँ पे भौगोलिक प्रतिबंध होता था कई जगह, मतलब जैसे मान लीजिए आपको टेररिज्म के ऊपर, आपको आतंकवाद के ऊपर रिसर्च करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आतंकवादी के पास जाना है ना। तो उसके बाद क्या है कि आपको किसी के ऊपर कुछ भी लिखना है, आपको जांचना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे आपको जाना पड़े, क्योंकि देखिए कई सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, है ना, जैसे कई आदिवासी इलाके हैं वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भौगोलिक प्रतिबंध होता है अगर आप खुद से वहाँ पे मैनुअल तरीके से जाएंगे। लेकिन इसमें इंटरनेट से के साथ क्या होता है कि आपको कोई भी भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होता। ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके आयोजित ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से भी
डाटा एकत्रित किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको किसी से डाटा इकट्ठा करना है, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, आप उसे फ़ोन कर सकते हैं ऑडियो ग्रुप में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं किससे, कंप्यूटर लैपटॉप से, कहीं से भी। तो आप उनसे क्या है ऑनलाइन उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। आप देखिए जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उनका क्या है कि डाटा इकट्ठा किया जाता है कि किन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है उनका, बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो देखिए उसमें डाटा प्रवेश यानी कि डाटा एक्सेस। अब देखिए डाटा एक्सेस कैसे करना है, मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक डाटा वो होता है जो हमारा खुद का डाटा होता है अपनी मेहनत से बनाया हुआ। माध्यमिक डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो दूसरे का बना हुआ डाटा होता है। अब देखिए डाटा को एक्सेस कैसे करना है, डाटा कैसे इस्तेमाल करना है। सो देखिए माध्यमिक डाटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए देखिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ी, किसी और का डाटा की, आपको जस्ट वहाँ से क्या है उदाहरण लेने हैं, आपको समझना है, तो क्या है आप उसे ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए पोर्टल है जिनका उपयोग शोधकर्ता द्वारा ऑनलाइन डाटा तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार संस्थानों और संगठनों के विभिन्न विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करते हैं। अब देखिए सरकार है ना, सरकार है, कुछ संस्थान है, संगठन है, उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो वहाँ ऑनलाइन अपलोड करते हैं। आप देखिए जो NIRF रैंकिंग हर साल आती है ना, तो उसको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाता है NIRF की वेबसाइट पे। वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है ना, वहाँ पे कि मेडिकल में कौन सा ऊपर है, इंजीनियरिंग कौन सा ऊपर है, वो सारी चीज़ें तो क्या है वो जारी करते हैं ऑनलाइन। तो उससे क्या है आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन सा बेस्ट है। सो ई पुस्तकें, डिजिटाइज्ड दुर्लभ संस्थान, पांडुलिपि जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, को शोध उद्देश्य के लिए ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। देखिए जैसे जो ई बुक्स होती हैं, है ना, वो और जो दुर्लभ संसाधन हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको क्या है आप ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। data.gov.in भारत सरकार का एक खुला या ओपन डेटा पोर्टल है जहां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के डाटा और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कुछ राज्य ने अपने ऑनलाइन ओपन डेटा पोर्टल भी विकसित किए हैं। आप देखिए ओपन डाटा पोर्टल का मतलब होता है कि जिसे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, हालांकि आप रिसर्च नहीं करते, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी उसे देख सकता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसे कहते हैं ओपन पोर्टल या खुला पोर्टल, खुला डाटा पोर्टल। तो data.gov.in आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर देखिए सरकार के मंत्रालय के बहुत सारे डाटा और दस्तावेज वहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। जिसके काम के हो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और कुछ राज्यों ने देखिए अपना ऑनलाइन ओपन डाटा पोर्टल विकसित किया है, पूरे राज्यों ने नहीं किया लेकिन कुछ राज्यों ने किया है। जैसा कि देखिए भारत सरकार ने तो किया है पूरे इंडिया के लेवल पे, भारत के लेवल पे, लेकिन कुछ राज्यों ने भी किया है। तो देखिए नेक्स्ट है डाटा संग्रहित करना यानी कि स्टोरिंग डाटा। अब देखिए डाटा संग्रहित करना, डाटा को स्प्रेडशीट और डाटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजा जा सकता है, इसे पासवर्ड द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, जो आपका डाटा है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ डाटा है, आपको उसे सेव करना है, तो आप उसे स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं, आप उसे डाटाबेस में भी कर सकते हैं। तो आप उसका फोल्डर बना के रख सकते हैं, किसी का फोल्डर का नाम दे दीजिए, वहाँ पे आप उसे डाटा को रख सकते हैं। तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप खुद ही इसका इस्तेमाल करें, या जिसको पासवर्ड पता हो खुद ही इसका इस्तेमाल करें, कोई और इस्तेमाल ना करें। सो विभिन्न सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग, जैसे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, SQL है और ओरेकल है, जैसे स्प्रेडशीट डाटाबेस बनाने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए जैसे स्प्रेडशीट बनाना हो, डाटाबेस बनाना हो, उसके लिए क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे SQL और ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे MS एक्सेल कहते हैं। तो इसे क्या है स्प्रेडशीट बनाई जाती है जहाँ पे आप अपना डाटा रख सकते हैं। सो देखिए डाटा को क्लाउड सर्वर पर भी सहेजा जा सकता है, फिर इसे लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ ही कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा की सफाई और त्रुटियों के लिए
त्रुटियों के लिए भी, त्रुटियों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, कुछ चीज़ें आपको हटानी है, तो आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को हटा सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ रिसर्च की है, आपके पास जो डाटा है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसे ठीक करने के लिए आप त्रुटियों को दूर भी कर सकते हैं। सो देखिए क्लाउड सर्विस क्या है, क्लाउड सर्वर क्या है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, वहाँ पे देखिए आपका मेमोरी कार्ड है 32 GB का, लेकिन वो पूरी तरह से भर चुका है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मेमोरी कार्ड को बढ़ाइए, लेकिन आप उसे बढ़ाना नहीं चाहते तो वहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज की ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे जो आपका डाटा होता है आप वहाँ पे उसे शिफ्ट कर सकते हैं, फिर बाद में जब चाहे आप उसे देख सकते हैं। वो होता है क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आपको अपना एक्स्ट्रा डाटा वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, वो चीज़। सो देखिए डेटा संसाधित करना, नेक्स्ट है डाटा या प्रोसेसिंग डाटा, या डाटा प्रोसेसिंग या डेटा संसाधित करना। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस और एनालिसिस किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब देखिए क्या है कि जो हमारे पास डाटा है, हम उसका देखिए उसे प्रोसेस कैसे करते हैं, है ना, उसे आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमें पूरा एनालिसिस करना होता है कंप्यूटर के अंदर कि जो हमारा डाटा है वो सही है, गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या है। कंप्यूटर दूसरे के अंश कंप्यूटर दूसरे के एक अंश के भीतर भी जटिल गणना करने में सक्षम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो कंप्यूटर होता है वो छोटी से छोटी, चाहे वो दशमलव में हो, पॉइंट्स में हो, कहीं पे भी देखिए कुछ भी चीज़ हो, उसे मिनटों सेकंडों में, सेकंड में भी, 1 सेकंड में ही उसे वो कैलकुलेट कर देता है। बड़ी से बड़ी आप गणना भी उससे कर सकते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग करके लाभ अनुपात, मानक विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन, सांख्यिकी के मूल्य आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे परसेंटेज एवरेज रेशो है, या आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए SPSS, स्टेटा, आर, आइकॉन, नेस्टार, atlas.ti, मैक्सकड़ा आदि कुछ डाटा विश्लेषण उपकरण है। आप देखिए ये डाटा विश्लेषण उपकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद जरूर करिए। सो नेक्स्ट बारी आती है, देखिए यहाँ पे डेटा की व्याख्या करना, यानी कि इंटरप्रेटिंग डाटा। अब देखिए डेटा की व्याख्या करना कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग डाटा की व्याख्या करने और इसे दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए डेटा की व्याख्या करना, पहली बात जो आपके पास डेटा है आप उसे व्याख्या करना चाहते हैं, उसे किसी को बताना चाहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास डाटा था, मैंने आपको ये व्याख्या करनी है, समझाना है, तो मैं आपको ये PPT के ज़रिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी मैं व्याख्या करूँगा आपको मैं दृश्य रूप से करवाऊँगा। आप देखिए कई होता है ना, कई जगह पे देखिए बहुत ग्राफ बनाए होते हैं, कई जगह पे देखिए पिक्चर्स बनाई होती हैं, फ़ोटो लगाई होती है साथ में, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो डेटा तालिकाओं को बनाने के लिए डाटा टेबल, ग्राफ, चार्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग तुलना करने, विकास दिखाने, रचनाओं की कल्पना करने, इतिहास के लिए किया जा सकता है। अब देखिए डेटा की तालिका बनाना, तालिका बनाने में क्या है, मान लीजिए आपको कोई डेटा समझाना है ना, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप उसे समझा सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए कोई कंपनी है, अपनी प्रोग्रेस को दिखाती है कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, तब स्टार्ट की थी, अब मेरी कितनी ग्रोथ है, तो वहाँ पे आपको पूरा वहाँ पे वो ग्राफ दिख जाता है। तो इसे क्या है, डेटा की व्याख्या करना, जो आपके पास डाटा है वो किस प्रकार का है, किस लेवल का है, वो इसमें देखा जाता है। किस में देखा जाता है, ICT में देखा जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का संचार। अब देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार, ICT का उपयोग शोध निष्कर्षों को संप्रेषित करने में भी किया जा सकता है। अब देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार क्या है, यानी कि जो भी हमारे पास अनुसंधान है ना, हम उसे कैसे देखिए फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसे हम कर सकते हैं। देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार, ICT का उपयोग शोध निष्कर्षों को संप्रेषित करने में भी किया जा सकता है। पत्रिकाओं में से कई इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं जो साझा करना आसान है। थीसिस को निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड किया जा सकता है। शोध गंगा ऐसे प्लेटफॉर्म में से एक है। यह शोध अध्येताओं के लिए अनिवार्य है कि वो अपने शोध को शोध गंगा पर अपलोड करें। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे बात क्या है, मान लीजिए आप एक अनुसंधान करता है, आप एक शोध करता है, आप एक
रिसर्चर है और आपको देखिए कि अपनी रिसर्च के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो देखिए जो विषय आपने चुना है, आपको वो पता नहीं कि उसे कैसे करना है, लेकिन अगर आपको किसी का काम दिखाया जाए कि देखिए इस हिसाब से ये काम करना है, तो आप उसे आसानी से करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आपकी हेल्प के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप देखेंगे जब भी आप उसका रिसर्च का वो डालेंगे अपना डाटा का, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने शोध गंगा का प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे थीसिस जो होती हैं, थीसिस मतलब कि जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है एक शोधकर्ता के द्वारा, पीएचडी होल्डर के द्वारा, तो वो देखिए अपनी थीसिस वहाँ पे अपलोड करता है, ताकि जो भविष्य में आने वाले जो शोधकर्ता है वो उस थीसिस की हेल्प से, उस थीसिस की मदद से वो क्या करे, अपने डाटा को या अपने जो शोध को आगे बढ़ा सके। तो ये देखिए इससे होता है कि आपको इससे मदद मिल जाती है कि आपको अनुसंधान कैसे करना है। तो इसलिए जो भी थीसिस होती है वो शोध गंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं वहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। सो देखिए भारत सरकार के विभिन्न शैक्षणिक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार के विभिन्न शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन के वेबसाइट, पोर्टल, ब्लॉग ऐसे सोर्स हैं जिनसे सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार के देखिए बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल पोर्टल हैं, शैक्षिक पोर्टल है, वैज्ञानिक पोर्टल है, बहुत सारी वेबसाइट है, पोर्टल है, ब्लॉग है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से क्या है कि आप सामग्री आसानी से ले सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। अब देखिए सूचना संचार जो होती है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। हर जगह पे सूचना संचार है, चाहे आप एजुकेशन का क्षेत्र लेके चलें, अगर आप साइंस के फील्ड में चले, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। यह वह प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन मतलब जहाँ पे सूचना की रचना की जाती है, भंडारण किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है कि योग्यता रखता है, तथा संचार के विभिन्न माध्यम कौन से देखिए, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, सेल फोन है यानी कि मोबाइल फ़ोन, और कंप्यूटर और नेटवर्क है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सैटेलाइट सिस्टम है, सेवा है और अनुप्रयोग है, से सूचनाओं के प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि जो सूचना दी जा रही है ना। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो सूचना दी जा रही है उस सूचना को कैसे निर्माण किया जाए, उसका कैसे कहाँ पे रखा जाए, कैसे उपयोग किया जाए। अब जो सूचना दी जाती है वो देखिए कैसे दी जाती है, या तो आपको रेडियो से, टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, है ना, हार्डवेयर से, कहीं से भी आपको देखिए ये सूचना दी जाती है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का काम क्या है, आपको विभिन्न प्रकार से सूचना को देना, है ना। अगर आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, आप वहाँ पे आपको सूचना मिलेगी, है ना। मोबाइल देखते हैं वहाँ पे आपको सूचना मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य और तथा स्वीकृत अंग बन गया। अब देखिए जो आईसीटी है वो क्या है, जीवन का अविभाज्य अंग है, स्वीकृति अंग है। स्वीकृति मतलब आपने खुद से इसे अपनाया है। देखिए जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आप उसे एक दिन के लिए अपने से दूर कर दीजिए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कुछ खो दिया है ना, जिसके आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो देखिए कई लोगों के जीवन का अविभाज्य अंग है। आप देखिए जैसे ऑनलाइन स्टडी होती है ना, तो आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप स्टडी करते हैं, अगर देखिए वो ना होते तो कैसे होती तैयारी, है ना। तो इसलिए तो ये आपके क्या है, जीवन का अविभाज्य अंग है। नेक्स्ट देखिए कृषि, स्वास्थ्य, शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। देखिए चाहे कृषि है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शासन प्रबंध है, चाहे शिक्षा है, वहाँ पे क्या है, आईसीटी है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित हैं। आप देखिए कोई भी क्षेत्र है, कोई अछूता नहीं रह गया, सभी जगह क्या है, आईसीटी है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आदि जैसे सेवाएं भी सम्मिलित हैं। आप देखिए
पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में डाकिया जो था वो चिट्ठी लेके जाते थे। अब देखिए बहुत सारा ऐसा होता था कि जो भारतीय डाक सेवा है वहाँ पे चिट्ठियाँ पोस्ट कर दीजिए, वो बहुत देर लगा देते थे कई बार। लेकिन अब आ गया है ईमेल का ज़माना। अब वही चिट्ठी आपको कहाँ में करनी होती है, मेल करनी होती है। पहले आप देखिए चिट्ठी को आप लेटर बॉक्स में डाल के मेल करते थे ना, पहले आप देते थे ना उनके होम एड्रेस पे। लेकिन आजकल क्या है, ईमेल पे देखिए ईमेल एड्रेस बनाए गए हैं कि जो आपको चिट्ठी वहाँ पे देनी है उसे आप टाइप करिए, 1 सेकंड में वहाँ पे उसके पास पहुँच जाएगी। अब देखिए आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चिट्ठी भेजनी है, अगर आप वैसे डाक के ज़रिए भेजेंगे तो वो 10 से 15 दिन लगाएगा पहुँचाने में, है ना? तो अगर आप मेल करेंगे वो 1 सेकंड में जाएगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ तक आ चुकी है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। पहले क्या था, फ़ोन में बातें होती थी, आजकल आप सीधे ही सामने आमने बैठ के बात कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ज़रिए, है ना? वो सारी चीज़। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? आईसीटी से पॉसिबल हुआ। अगर आईसीटी होता नहीं ये सारी चीज़ भी नहीं होती। आईसीटी एक पाइपलाइन प्रणाली की तरह है जहाँ सूचना सूचना मतलब पाइपलाइन प्रणाली होती है ना, जैसे पाइप लाइन, जैसे देखिए जैसे सूचना है जहाँ पे संग्रहित पानी, है ना? जैसे देखिए जो पानी होता है वो संग्रहित एक जगह पे किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे भंडारण टैंकी, है ना, जहाँ पे पानी रखा जाता है में संचित होती है। आप देखिए जैसे पानी की टंकी होती है वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, वैसे ही देखिए जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी क्या है वहाँ पे वो सूचना का भंडारण करता है। टंकी में क्या होगा, पानी का भंडारण, और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी में क्या होगा, सूचना का भंडारण। तो देखिए संचार प्रौद्योगिकी पाइप के माध्यम से संचार प्रापक के पास पहुंचता है। अब देखिए जैसे पाइप के जरिए आपके पास पानी पहुंचेगा, वैसे ही देखिए संचार के माध्यम से आपके तक क्या है पहुंचेगा, आपके पास सूचना पहुंचेगी। उपयोगी डाटा और सूचना के सृजन, संचरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालित आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए चाहे सूचना का सृजन करना यानी कि सूचना को बनाना, उसका संचरण करना, उसका भंडारण करना, सूचना को फिर से प्राप्त करना, ये पूरा चक्र किस में है, ये है आईसीटी में। सो देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक भी है। विभिन्न घटक देखिए क्या है इसके। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर का मतलब होता है कि जो चीज़ें कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिससे वो बना होता है। देखिए जैसे इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। अब देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं ना प्रौद्योगिकी। आप देखिए पहले ज़माना क्या था, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आजकल क्या है उसमें प्रोसेसर नए नए आ गए, जैसे i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, है ना, और SSD आ गई है। तो वो क्या है उससे क्या है कंप्यूटर फास्ट हो जाता है ना। तो क्या है कि वो हार्डवेयर का प्रौद्योगिकी होगा, हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी आ गई। पहले i3 जैसे देखिए पहले जैसे आपके पास i3 है, आप स्पीड बढ़ानी है आप i5 ले सकते हैं, i7 कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको जो उसमें करना है, अपना काम अच्छे से करना है तो, है ना। तो वो सारी चीज़ें ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है हार्डवेयर में है। आप हार्डवेयर अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डाटा ज़्यादा चाहिए तो आप हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा लगा सकते हैं उसमें। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्य सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए हार्डवेयर तो हमने ऊपर किया कि कंप्यूटर के पार्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर जिससे हम सॉफ्टवेयर से अपना काम आसान बनाते हैं। देखिए जैसे वेब ब्राउज़र है, गूगल का हो गया, है ना, क्रोम हो गया, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जिससे क्या है ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बहुत सारे देखिए वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर हैं, कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, देखिए टेलीकॉम एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब देखिए इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा का कूटन, क्रिप्टोग्राफी आदि है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूरसंचार या नेटवर्क है प्रौद्योगिकी, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है, किसी से आपको देखिए
आमने सामने बात करनी है तो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल के रखेंगे तो आप उससे आमने सामने बात कर सकते हैं ईजिली, वो सारी चीज़ें तो किससे पॉसिबल है, आईसीटी से। मानव संसाधन यानी कि देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए जो तंत्र का प्रशासक, नेटवर्क का प्रशासन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे संसाधन है हम इसका प्रयोग करते हैं, वो क्या क्या प्रयोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं उसमें ज़रूरी है डाटा को इकट्ठा करना है, डाटा कलेक्शन होता है। सो देखिए इसमें 3 पार्ट आते हैं। पूर्व डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डाटा एनालिसिस, यानी कि देखिए वो स्टेज जो डाटा इकट्ठा करने से पहले की स्टेज है, वह यहाँ पे देखा जाता है कि डाटा इकट्ठा कैसे करना है, यानी कि ये वो स्टेज है जहाँ पे डाटा इकट्ठा नहीं किया गया, लेकिन डाटा इकट्ठा करने के बारे में सोचा जाता है कि डाटा कैसा होना चाहिए, कहाँ से लिया जाना है। दूसरी स्टेज है डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डाटा एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे क्या है कि डाटा कैसे डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। पहला जो था उसमें था कि डाटा कैसे इकट्ठा करना है, दूसरा है कि डाटा इकट्ठा कर लिया गया है उसका एनालिसिस है, तीसरा है कि पोस्ट डाटा या उत्तर डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डाटा एनालिसिस। इसमें क्या है कि डाटा इकट्ठा करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या उसमें कमियां हैं, कहीं डाटा इकट्ठा जो किया गया है वो चोरी का तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। यानी कि पहली स्टेज वो है जहाँ डाटा इकट्ठा करने का तरीका, दूसरी स्टेज में डाटा इकट्ठा करना, तीसरी स्टेज में देखना कि जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो ओरिजिनल है, वास्तविक है या चोरी का है। सो इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखिए पहला जो पार्ट है पूर्व डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डाटा एनालिसिस। तो देखिए सबसे पहले पूर्व डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग उन गतिविधियों को संदर्भित करते हैं जो डेटा विश्लेषण के चरण तक पहुंचने से पहले सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गतिविधियों पर आईसीटी कैसे लागू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डाटा विश्लेषण का चरण, देखिए सिंपल सी बात है कि डाटा इकट्ठा करने से पहले ये देखा जाता है कि डाटा इकट्ठा कैसे किया जाए। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल एक्टिविटी है, वहाँ पे देखिए जो हमें अनुसंधान करना है वहाँ पे डाटा इकट्ठा करना है, लेकिन डाटा हमें चाहिए, डाटा इकट्ठा करने का तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले डाटा इकट्ठा करने के लिए साहित्यिक खोज यानी कि लिटरेचर सर्च होता है, दूसरा सामग्री खोज यानी कि कंटेंट सर्च होता है, तीसरा साहित्यिक समझना, साहित्यिक देखना होता है यानी कि लिटरेचर ट्रैकिंग, चौथा होता है आंकड़े संकलन यानी कि डाटा कलेक्शन। यानी कि डाटा इकट्ठा करने के लिए देखिए हमें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला है लिटरेचर सर्च, कंटेंट सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग, डाटा कलेक्शन यानी कि साहित्यिक खोज, सामग्री खोज, साहित्य समझना या साहित्य देखना या आंकड़े संकलन। तो ये चीज़ें आती हैं जहाँ पे डाटा इकट्ठा करने की टेक्निक होती है। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक खोज के बारे में। सो देखिए पहली बार शोधकर्ता, आप देखिए साहित्यिक खोज है या लिटरेचर सर्च है, यहाँ पे देखा जाता है कि जो लिटरेचर या साहित्य कैसे खोजना है, हमें डाटा इकट्ठा करना है तो उसके लिए साहित्य खोज कैसे की जाती है। देखिए पिछली बार शोधकर्ताओं को पुस्तकालय में साहित्य की प्रतियों पर खोज करने की आवश्यकता है, जिसके तहत यह कठिन प्रयास है और खोज परिणाम सीमित थे। अब देखें यहाँ पे क्या था कि पुराने समय में क्या होता था कि जो शोधकर्ता होते थे उन्हें पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाके क्या करना पड़ता था, साहित्य की प्रति खोजने की आवश्यकता होती थी, है ना। यानी कि देखिए अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर किसी को रिसर्च करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, पहले उनको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ पे जो मोटी मोटी किताबें होती थी साहित्य की उन्हें उठाना पड़ता था, उन्हें देखना पड़ता था, उनसे काम का जो डाटा है वो निकालना पड़ता था। तो जो परिणाम थे वो बहुत सीमित थे। लेकिन देखिए इससे विपरीत क्या हुआ कि जो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आईसीटी की हेल्प से यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से क्या है, सब कुछ आजकल आसान हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी शोध सामग्री होती है, इसके विपरीत आज बहुत सारी शोध सामग्री साहित्य और कलाकृतियों को इंटरनेट खोज इंजन और डेटाबेस का उपयोग करके खोजा जा सकता है। देखिए पहले समय में जो काम लाइब्रेरी में जाके बुक्स को खोजने के बाद होता था,
आज के समय में क्या होता है कि वही चीज़ इंटरनेट के ज़रिए, आईसीटी के ज़रिए बहुत आसान हो चुकी है। वहाँ पे क्या है कि आप इंटरनेट पर जाके गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपको अपने रिसर्च से संबंधित, शोध से संबंधित या अनुसंधान से संबंधित आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। सो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च, मेंटले या एसएसआरएन यानी कि सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप आसानी से शोध को या अनुसंधान का जो डाटा है वो आसानी से यहाँ से खोज सकते हैं। तो देखिए, शोध गंगा क्या है? भारतीय शोध भंडार, जहाँ आप खोज और डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी रिसर्चर है या शोध करता है, उसकी जो थीसिस होती है, जो उसका काम होता है, वो शोध गंगा पर अपलोड करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो आने वाले शोधकर्ता है, जो आने वाले रिसर्चर है, उनको हेल्प हो जाए। अगर मान लीजिए सेम टॉपिक के ऊपर उनको, किसी टॉपिक के ऊपर, देखिए किसी विषय के ऊपर उनको कुछ भी खोज करनी है, उनको किसी विषय के ऊपर शोध करना है, तो अगर उस पे पहले, उस टॉपिक के ऊपर पहले ही शोध हो चुकी है, तो उनको आसानी हो जाएगी अपनी शोध को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए क्या है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। इसलिए शोध गंगा का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए शोधकर्ता पुराने शोधकर्ता की थीसिस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे शोध गंगा में आपको सारी चीज़ें शोध के लिए मिल जाती हैं। गूगल स्कॉलर में देखिए, व्यापक रूप से विषयों और स्रोतों में विद्वानों के साहित्य की खोज करने का एक तरीका प्रदान है। आप देखिए, जहाँ पे लाइब्रेरी में जाके चीज़ें खोजनी पड़ती थी, लेकिन अभी गूगल स्कॉलर में क्या है, आप जाके वहाँ पे जो बहुत विद्वान हैं उनका साहित्य आसानी से खोज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च क्या है? देखिए, कई स्रोतों से एकेडमिक पत्रों, लेखकों, सम्मेलनों, पत्रिकाओं और संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें या प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे क्या है, जो पत्रिकाएं हैं, जो संगठन है, जो पत्र है, लेख हैं, जिन इंस्टीट्यूशन के, है ना, तो वहाँ पे आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। मेंटले क्या है? देखिए, ये अनूठा मंच है जिसमें एक सामाजिक नेटवर्क, संदर्भ प्रबंधक, लेख, दृश्य उपकरण शामिल है। मेंटले में देखिए, एक क्या है, एक अनूठा मंच है। यहाँ पे आपको सोशल नेटवर्क मिल जाता है, यानी कि जिस शोध से आप संबंधित हैं, जिस शोध से एक रिसर्चर होता है या शोधकर्ता होता है संबंधित जिस विषय से, आपको उसका ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है। एसएसआरएन क्या है? सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, यानी कि सामाजिक विज्ञान में विद्वानों के अनुसंधान और संबंधित सामग्रियों के बहुविषयक ऑनलाइन भंडार है। यहाँ पे देखिए, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क में क्या है कि जो सोशल साइंस से जो रिसर्च हमें करनी है, जो सामाजिक विज्ञान है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें उसके संबंध में देखिए जो खोज करनी है, उससे संबंधित देखिए यहाँ पे हमें ऑनलाइन बहुत सारा डाटा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लिटरेचर खोज कर सकते हैं, साहित्य खोज कर सकते हैं, लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। तो इसके जरिए हम अपना डाटा आसानी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामग्री खोज, यानी कि देखिए कंटेंट सर्च। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा लिटरेचर सर्च क्या होता है, साहित्य को सर्च करना। दूसरा है कंटेंट या सामग्री को खोज करना। अब देखिए, कंटेंट सर्च करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो शोध करनी है वो शोध कैसे की जानी चाहिए, उसका विषय क्या होना चाहिए। इसलिए देखिए, आज के अनुसंधान की दुनिया में शोधकर्ता सॉफ्ट कॉपी साहित्य की खोज या फंक्शन, जिसे सामग्री खोज भी कहा जाता है, का उपयोग उन विशिष्ट कीवर्ड या वाक्यांशों की खोज करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें यह अधिक प्रभावी है। यह अवलोकन भी समर्थित है कि सैकरन 2003 ने कहा था कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऑनलाइन खोज सस्ती है और साहित्य के प्रासंगिक स्रोतों की पहचान में सुधार कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जब भी आज शोध की जाती है शोधकर्ता के द्वारा, तो वो सॉफ्ट कॉपी मतलब होता है कि पहले ज़माने में देखिए क्या होता है, जब भी शोध की जाती थी ना, आप हाथों से लिखते थे पहले पेपर के ऊपर, तो उससे क्या होता था कि कॉपीज़ जो होती थी उसको संभाल कर रखना पड़ता था। तो अभी क्या है कि जो भी शोध की जाती है वो किस पे होती है, वो कंप्यूटर पे होती है। जो भी कुछ टाइप करना होता है वो कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है और उस फाइल को या पीडीएफ की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्म में सेव किया जाता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब है कि जो कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर आपकी एक फ़ाइल सेव है, आपकी जो शोध जो है वो सेफ है ना, वो सेव हो जाती है वहाँ पे। हार्ड कॉपी क्या है, जब आप हाथों से लिखते हैं और पेपर वर्क के रूप में वहाँ पे आपके पास होती है।
तो आज की जितनी भी शोध होती है वो सॉफ्ट कॉपी है। आप देखिए शोध गंगा को आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ढेरों स्कॉलर जो है, ढेरों शोधकर्ता है, उनके आपको आसानी से थीसिस मिल जाते हैं। तो वो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में है ना, इसलिए। तो देखिए सेक्रे ने भी 2003 में कहा था कि जो सॉफ्ट कॉपी के लिए होती है या जो ऑनलाइन आजकल रिसर्च की जाती है आईसीटी के द्वारा या प्रौद्योगिकी के द्वारा, वो सस्ती होती है। इसलिए इसमें क्या है, प्रारंभिक स्रोत जो है वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पहले देखिए खोज करने के लिए, शोध करने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है, आपको जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। तो आप आसानी से कंप्यूटर में शोध कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं और ऑनलाइन गूगल यूट्यूब करके आप आसानी से कहीं पे भी किसी जगह के बारे में जान सकते हैं। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। तो ये हो गया कंटेंट सर्च या सामग्री खोज। पहले में हमने देखा साहित्य खोज कैसे करना है, दूसरे में हमने देखा सामग्री खोज करना है। सामग्री खोज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा डाटा इसमें आ जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे साहित्य समझना या साहित्य देखना है कि लिटरेचर ट्रैकिंग। सो देखिए सबसे पहले अतीत में शोधकर्ताओं को अपनी सभी साहित्य या कलाकृति को सॉर्ट करना, वर्गीकृत करना, संग्रहित करना पड़ता है, जिनकी कंप्यूटर फोल्डर या भौतिक फोल्डर या स्थान धारकों में समीक्षा की थी। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या था कि देखिए जो अतीत में, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जो भी साहित्य होता था, जो भी कलाकृति होती थी किसी शोधकर्ता की, तो क्या करते थे, कंप्यूटर में उसे पहले सॉर्ट करते थे। सॉर्ट करने का मतलब क्या है, वो उसे क्रम वाइज लगाते थे, है ना। तो जैसे होता है ना, बढ़ते क्रम में लगाते हैं, जैसे पहली एक जैसे लेसन 1 2 3 4 ऐसे करके, वो क्या था, उसे सॉर्ट किया जाता था, उसे एक लाइन में लगाया जाता था, उसे क्या था कि क्रम वाइज लगाया जाता था, फिर से वर्गीकृत किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या के ऊपर किसने खोज की है, तो सबसे आपको पता है कि जनगणना हर 10 साल में होती है। तो किसने देखिए पहले 1991 1991 की खोज की, फिर 2001 की, 2011 तक की है ना। तो वहाँ तक के देखिए उसने 3 खोज की। अब देखिए सारा डाटा मिक्स ना हो जाए, वो क्या करेंगे, 99 जो 1991 वाला यानी कि 1991 वाला एक साइड कर देंगे, 2001 वाला एक साइड कर देंगे, 2011 वाला एक साइड कर देंगे, उनका फोल्डर बना लेंगे। तो ये क्या करते थे, उसकी समीक्षा करते थे बाद में कि जिसके बारे में हमने जाना है, जिसके बारे में हमने देखा है, मान लीजिए भारत की जनसंख्या के ऊपर उन्होंने खोज की है, उसकी समीक्षा की जाती थी, क्या वो सही है, क्या वो प्रॉपर है। अगर कुछ अननेसेसरी चीज़ है जो काम की नहीं है, उसे हटा दिया जाता था। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे क्या था कि जब भी उन्होंने मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या के ऊपर किसी ने खोज की, वही मैंने आपको बताया फिर से, तो वहाँ पे क्या था, शोधकर्ता को अपना स्वयं का ट्रैकिंग तंत्र बनाने की आवश्यकता थी। जैसे एक शब्द दस्तावेज या स्प्रेडशीट प्रारूप में उनको उनके समीक्षित साहित्य को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए, ताकि वह भविष्य में फिर से उपयोग को संदर्भित कर सके। इन्हें हाथ संबंधी रूप से काम कठिन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सब कुछ पहले उन्हें मैनुअली तरीके से करना पड़ता था, उनको फोल्डर बना के वहाँ पे अलग अलग चीज़ रखनी पड़ती थी, और उन्हें एक ऐसी चीज़ वहाँ पे ट्रैकिंग तंत्र आप उन्हें बनाना पड़ता था। ट्रैकिंग तंत्र मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, उन्हें पता है कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, हालांकि उसको पूरा अपना लिटरेचर वर्क या पूरा उसको देखिए कुछ भी अपना काम नहीं देखना, सिर्फ उसे थोड़ा सा ही पार्ट देखना है। तो उसके लिए देखिए उसे खुद से काम करना पड़ता था, खुद से हाईलाइट करना पड़ता था, ताकि वो उसका फिर से इस्तेमाल कर सके। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सब कुछ उसे बनाना पड़ता था अपने लिए। लेकिन अब क्या है, आईसीटी ने बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ पे क्या है, आईसीटी की प्रगति के साथ शोधकर्ता अभी भी पुराने दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक शोधकर्ता अब मेंडले जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उपयोग कर रहे हैं, जो साहित्य सामग्री और संपर्कों को प्रबंधित करके साझा करने खोजने में मदद कर सकते हैं, जिनकी समीक्षा उन्होंने की थी। तो देखिए पहले जो काम मैनुअली तरीके से करना पड़ता था, पहले एक जगह फाइल रख दी, फिर उसे खोजना, फिर उसे संभाल के रखना। लेकिन आजकल क्या है, जो मेंडले नाम का एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे क्या है, उसकी मदद से रिसर्च करता या शोधकर्ता को बहुत आसानी हो चुकी है, जिससे क्या है, उनको ट्रैकिंग तंत्र खुद से नहीं बनाना पड़ता। अगर मान लीजिए जो उनका रिसर्च वर्क है, रिसर्च का जो काम है, अगर देखिए उनमें कुछ सामग्री चाहिए, कुछ साहित्य सामग्री चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसकी आसानी से मेंडले की जो सॉफ्टवेयर की मदद से
उसे आसानी से उसकी समीक्षा कर सकते हैं। पहले क्या था, उन्हें खुद से फोल्डर को जांचना पड़ता था कि क्या क्या कमियां हैं, लेकिन मेंडले की मदद से क्या है, समीक्षा आसानी से हो सकती है। तो ये काम उनका काफ़ी आसान हो गया। किसकी वजह से हुआ? आईसीटी की वजह से हुआ। एक शोधकर्ता के साहित्य को ट्रैक करने के लिए मेंडले जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय और प्रयास के साथ साथ बहुत सारे साहित्य को प्रबंधित करने में सक्षम है कि शोधकर्ता अतीत में संभव नहीं था। पहले क्या था, देखिए, पहले जब भी बहुत बड़ी फाइल थी, है ना, बहुत बड़ी फाइलें जैसे होती थी तो उसे संभालना मुश्किल था। लेकिन जो मेंडले जैसा देखिए जो सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से क्या है, बहुत सारा जो साहित्य है उसे प्रबंधित किया जा सकता है, उसे एक जगह पे रखा जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जैसे समय बीतता गया तो उस समय क्या हुआ कि काम आसान होता गया। जो काम देखिए बहुत मुश्किल था, पहले सब कुछ अपनी मेहनत से करना पड़ता था, आजकल सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से हो जाता है। सो देखिए नेक्स्ट है आंकड़े संकलन यानी कि डाटा कलेक्शन। सो देखिए आईसीटी की मदद से क्या है कि जो डाटा संग्रह है ऑनलाइन वेब आधारित या इंटरनेट सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से निर्मित सॉफ्टवेयर और इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जो डाटा संग्रह में प्रौद्योगिकी है, उत्तरदाताओं से सर्वेक्षण की गई प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करने के लिए समय और लागत को कम कर सकते हैं। न केवल एक ऑनलाइन सर्वेक्षण को अधिक प्रभावी ढंग से प्रशासित किया जा सकता है, बल्कि इसके मूल प्रारूप में एकत्रित किए गए डाटा को सीधे सांख्यिकी सॉफ्टवेयर में निवेश या इनपुट किया जा सकता है। तो सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डाटा इकट्ठा करना या डाटा कलेक्शन करना, आंकड़े संकलन करना बहुत आसान हो गया है। देखिए आंकड़े संकलन कैसे किए जा सकते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे किया जा सकता है। आप देखिए कि पहले क्या होता था कि डाटा इकट्ठा करने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता था, सर्वे करना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या है, आप ऑनलाइन भी अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। पहले सेमिनार होता था, आजकल वेबिनार होते हैं। पहले क्या था, इंटरव्यू होती थी जगह जगह जाके, आजकल क्या है, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑनलाइन आमने सामने देख के इंटरव्यू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स है, जैसे जूम ऐप है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे गूगल जैसे होती है उसकी ऐप है, गूगल मीट है ना, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या है कि अगर आपको मान लीजिए किसका इंटरव्यू लेना है, आप दिल्ली में हैं, वो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, तो आपको तमिलनाडु या महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, मोबाइल से तो या कंप्यूटर की मदद से आप उसके साथ ऑनलाइन बैठ के उसका इंटरव्यू वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये आईसीटी की वजह से काम करना आसान हो गया। जो बात आपको वहाँ पे जाके पता चलनी थी, वही काम आजकल आपको इंटरनेट के जरिए आसानी से पता चल जाती है। तो इससे क्या है, देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि सर्वेक्षण करने में मदद करता है और जो डाटा इकट्ठा करने में मदद करता है। इससे क्या है, आपका समय भी कम लगता है, आपको लागत भी इसमें कम आती है। आप देखिए, आपको महाराष्ट्र जाके दिल्ली से या तमिलनाडु जाके आपको जहाँ पे जाके मैनुअली काम करना है, तो आपका देखिए कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो वही काम अगर आप इंटरनेट से करेंगे, आपका टाइम कम लगेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं आईसीटी की वजह से। सो देखिए नेक्स्ट है डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग। सो देखिए इसमें हम बात करेंगे अभी जहाँ पे डाटा इकट्ठा किया गया है। तो इससे पहले जो हमने देखा था यहाँ पे कि जो थी ना प्री डाटा एनालिसिस, यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले वाली स्टेज। अब बारी आती है अगली स्टेज की, जहाँ पे हम बात करेंगे डाटा एनालिसिस की। यानी कि यहाँ पे डाटा अब इकट्ठा किया गया है, उसको जांचना है, उसका एनालिसिस करना है कि वो कैसा है। अब देखिए डाटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग में शामिल है। आईसीटी को डाटा विश्लेषण के चरण के दौरान गतिविधियों पर लागू किया जाता है और इसमें विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए जो डाटा इकट्ठा किया है वो दो तरह से होता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, यानी कि मात्रात्मक डाटा विश्लेषण। दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा विश्लेषण, यानी कि डाटा एनालिसिस यानी कि गुणात्मक डाटा विश्लेषण। देखिए डाटा हमेशा दो तरह का होता है, पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। अब देखिए कि जो आपके नोट्स होते हैं वो भी दो तरह से, पहले मात्रात्मक है, दूसरे गुणात्मक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए ये सोचते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 500 पेज की बुक है, तो आप देखेंगे कि हाँ, आपको तसल्ली होगी कि मेरे पास बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन 500 पेज की बुक तो है,
मात्रात्मक तौर पे तो आपके पास है, लेकिन वो आपके कितना काम का है, वो उसमें गुण कितने हैं, वो कितने काम का है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं हम मात्रात्मक डाटा विश्लेषण यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में। सो देखिए, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक होता है कि आपके पास जो डाटा है वो कितना बड़ा है ना, कितने पेजेस का। आप देखिए, जब भी रिसर्च की जाती है उसमें डाटा जो इकट्ठा किया जाता है वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए रिसर्च करनी है, आपके पास 5000 पेजेस का डाटा है। आपको उसमें से अभी देखना है कि आपके पेज कितने काम के, फिर आप उसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो काम की नहीं चीज़ें, वो हटाते जाएंगे, है ना। फिर आपके पास क्या है, क्वालिटी नोट्स निकल के आएगा। तो देखिए, खोजकर्ता कारक विश्लेषण, एकाधिक प्रतिगमन, टी परीक्षण और विश्लेषण यानी कि एनोवा कुछ सामान्य डेटा विश्लेषण तकनीकें हैं जो मात्रात्मक अनुसंधान का संचालन करने वाले शोधकर्ता के उपयोग की जाती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता है, उसे देखिए अपना मात्रात्मक डाटा विश्लेषण करना है। उसे ये देखना है कि जो उसके पास डाटा है, कितनी क्वांटिटी में डाटा है, कितनी मात्रा में डाटा है, वो एनालिसिस करके देखना है कि वो डाटा उसके काम का है या नहीं। तो वो कैसे करेगा? तो देखिए, लिए उसके पास आज तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे देखिए, कुछ उन्नत और लोकप्रिय डाटा विश्लेषण तकनीकें भी हैं, जैसे पथ विश्लेषण, सहसंयोजक आधारित संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग SEM, विचरण बेड SEM, आंशिक रूप से कम वर्ग, पदानुक्रमित प्रतिगम विश्लेषण और पदानुक्रमित रैखिक मॉडलिंग। देखिए, हिंदी में नाम इसके थोड़े से अजीब है, थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से है। इंग्लिश का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप इसमें जाके इसके नाम भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे देखना है अब शोधकर्ता को, अनुसंधानकर्ता को, कि जो उसके पास डाटा है बहुत सारी मात्रा में, तो वो उसके काम का है या नहीं, उसका एनालिसिस करके देखना, उसका विश्लेषण करना। तो वो इन चीज़ों की मदद से उसे देख सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मेन बात आती है SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, अधिक सुविधाओं और कार्य क्षमता के साथ साथ अधिक उन्नत और समृद्ध है। देखिए, जितने भी ये जो चीज़ें हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं पता लगाने के लिए कि मात्रात्मक डाटा विश्लेषण करने के लिए। यानी कि ये सारे सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए गए हैं? एक अनुसंधानकर्ता के लिए, एक रिसर्चर के लिए बनाए गए हैं, कि ताकि वो ये जान सके कि जो उसका डाटा है, मात्रात्मक डाटा है, उसे कैसे उसका विश्लेषण किया जाए, उसका कैसे एनालिसिस किया जाए। तो SPSS जो है, इनकी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस जो है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी अधिक सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, उन्नत होती है, जिससे आसानी से डाटा का विश्लेषण हो सकता है। दूसरा है R यानी कि R फाउंडेशन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, जिससे आसानी से देखिए पता लगाया जा सकता है। मैटलैब है, ये मैथ वर्क के लिए है। अगर देखिए डाटा में कुछ मैथ का काम है, कुछ गणित का काम है, तो इससे पता होता है मैटलैब से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे देखिए स्प्रेडशीट बनती है, जितने भी देखिए मार्कशीट होती है वो इससे बनती है। SS यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अब देखिए, एक डाटा में कितना स्टैटिस्टिकल पार्ट है ना, कितना स्टैट है उसके अंदर, कितने आंकड़े इकट्ठे करने वाला है, तो इसमें देखा जाता है। ग्राफाइट प्रिज्म है। ग्राफाइट प्रिज्म क्या है कि ग्राफ बना के इसमें देखा जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी है, कितनी नहीं है। लास्ट है मिनीटैब। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो मात्रात्मक डाटा है वो कितना है, क्वांटिटेटिव डाटा है जो कितना है एक रिसर्चर के पास। तो इससे आसानी से देखिए, जो रिसर्चर है, एक शोध करता है, इससे आसानी से अपने डाटा को अच्छे से वो संग्रहित कर सकता है और जो फालतू चीज़ें हैं वो काट सकता है। उसके बाद बारी आते हैं गुणात्मक डेटा विश्लेषण के बारे में, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो देखिए, अब ये जानने की जरूरत है कि जो डाटा उसके पास बहुत सारी मात्रा में था, उसमें से उसका कितने काम का है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। आप मार्केट से कोई बुक लेते हैं, बुक लेते समय देखिए आप उसमें देखते हैं कि उसकी भाषा ईजी है, आसान है या मुश्किल है। अगर देखिए भाषा आसान होती है और वह सभी चीज़ों को कवर कर लेता है, तो वो डाटा बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपको मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए, जो हमारा स्टडी भारत यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है,
उसको पढ़ने के बाद, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, उसको पढ़ने के बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमने सारा ही टॉपिक उसमें कवर किया है, उसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो आप विश्वास करके लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको उस टॉपिक से संबंधित, पहली बात तो क्या होता है, इसमें टॉपिक पूरे नहीं होते, विषय पूरे नहीं होते। दूसरी बात क्या है कि उसमें अगर विषय होते हैं, बहुत छोटे-छोटे देते हैं विषय, उसमें आपका टॉपिक कवर नहीं हो पाता। तो उसमें क्या है कि उसमें जो उसका गुणात्मक गुण है वो बहुत कम हो जाता है। आपको फिर दूसरी बुक लेनी पड़ती है। तो ऐसे करते-करते मान लीजिए पेपर 1 की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है 3 से 4 बुक्स लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी बुक लेते हैं जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है उसका आप बुक लेते हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बात आती है गुणात्मक की, कहाँ पे आपको 3 से 4 बुक्स लेनी पड़ती हैं एक ही चीज़ के लिए, कहाँ से आपको एक ही बुक पे सारा हो जाता है। तो इसे कहते हैं गुणात्मक डाटा विश्लेषण, यानी कि वो चीज़ उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे आप चाइना का मोबाइल लेते हैं और कंपनी का मोबाइल लेते हैं, आपको उसमें क्वालिटी का फ़र्क दिखता है, तो वैसा ही डाटा में फ़र्क होता है कि जो डाटा है आपके पास वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। सो देखिए, अब इसमें क्वालिटी चेक करने के लिए होता क्या है, क्वालिटी चेक करने के लिए, गुणात्मक चेक करने के लिए देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे NVivo, atlas.ti, MAXQDA और SPSS टेक्स्ट एनालिसिस, ठीक है, ये टेक्स्ट एनालिसिस है। इसमें जो शब्द हैं, शब्दों की पहचान यहाँ पे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गुणात्मक डाटा विश्लेषण के लिए। तो लास्ट अब बारी आती है उत्तर डाटा, यानी कि पोस्ट डाटा विश्लेषण में ICT के अनुप्रयोग के बारे में। ये तीसरी स्टेज है जहाँ पे डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। अब देखा जाना है कि डाटा इकट्ठा करने के बाद स्टेज कौन सी आती है। इसमें चेक किया जाएगा कि जो भी डाटा है वो चोरी का तो नहीं है, वो पूरा है, अधूरा तो नहीं है, सब कुछ इसमें देखा जाएगा। पहली स्टेज में हमने किया था जब डाटा इकट्ठा नहीं किया गया था, दूसरी स्टेज में किया था कि डाटा इकट्ठा कर लिया गया है, तीसरी स्टेज वो है जहाँ पे डाटा इकट्ठा करने के बाद की स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, डाटा विश्लेषण के बाद ICT को संदर्भित करना, ICT को डाटा विश्लेषण के चरण को पूरा करने के बाद अनुसंधान की गतिविधियों पर लागू किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब डाटा विश्लेषण किया जाता है उसके बाद क्या है, ICT को संदर्भित किया जाता है। मान लीजिए कि आपने डाटा इकट्ठा किया, आपको ICT की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे आप पता लगाएंगे कि वो डाटा कैसा है। सो देखिए, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे संदर्भ और ग्रंथ सूची संकलन, यानी कि रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। उसके बाद शोधकर्ताओं, पर्यवेक्षकों आदि के बीच अनुच्छेद और थीसिस और शोध विमर्श, यानी कि आर्टिकल एंड थीसिस, डिसर्टेशन, डिस्कशन अमंग रिसर्चर, सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर्स। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है साहित्यिक चोरी का पता लगाना, यानी प्लेगरिज्म डिटेक्शन। और चौथा है डी पॉइंट जर्नल पांडुलिपियाँ प्रस्तुत करना, यानी कि जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो सबमिट करना। तो चलिए इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है संदर्भ और ग्रंथ सूची संकलन के बारे में, इनकी रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। देखिए, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके नीचे देखिए रेफरेंस दिया होता है। जब आप विकीपीडिया पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो विकीपीडिया का जो एंड होता है वहाँ पे देखिए कुछ रेफरेंस दिया होता है बुक्स का, है ना, किसी राइटर का। तो बताते हैं कि अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप इसका जो जाके रेफरेंस ले सकते हैं। सो देखिए, कुछ साल पहले क्या होता था कि जो शोधकर्ता संदर्भ और ग्रंथ सूची को मैनुअल रूप से संकलित करते थे। जैसे कि होता क्या था, वे वस्तुओं, संदर्भों या ग्रंथ सूची के पूरे खंड का निर्माण करके टाइप करते थे, फिर उन्हें आरोही क्रम से क्रमबद्ध करते थे। तो देखिए, होता क्या था कि पहले जब मान लीजिए कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है, लेकिन उसमें देखिए उसको रेफरेंस देना है, उसमें उसे देखिए संदर्भित करना है, बिब्लियोग्राफी करनी है। तो पहले कैसे करता था, पहले वो क्या करता था, देखिए पूरे खंड का निर्माण करेगा, इनके अपने पूरे काम का वो निर्माण करेगा, एक उसी किताब बनाएगा। फिर किताब बनाने के बाद क्या करता है, देखिए उसमें वो टाइप करता था हर एक रेफरेंस को, उसे क्या करना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था।
तो टाइप करने के बाद फिर उससे देखिए वो असेंडिंग ऑर्डर, इनकी आरोही क्रम में, इनकी बढ़ते क्रम में वो लगाता था कंटिन्यूस, यानी कि लाइन वाइज कहते हैं ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। पहले क्या होता था, सब कुछ मैनुअल रूप से अपने हाथों से करना पड़ता था। खंड का निर्माण किया, फिर उसने टाइप किया, फिर उसने उसका रेफरेंस दिया, उसके बाद क्या था, उसे आरोही क्रम में लगाया। तो ये सारा काम क्या होता था, अपने हाथों से होता था, तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन देखिए आजकल क्या है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अपने लेख या शोध को तैयार करते समय शोधकर्ता की दक्षता और सटीकता में सुधार कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे समय बदला, थोड़ी सी तरक्की हुई, आईसीटी के आने के बाद क्या है, जो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी देखिए जो हाथों से लिखनी पड़ती थी, टाइप करनी पड़ती थी हर एक जगह पे, हर एक पेज पे, आजकल क्या है वो अपने आप ही वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो जो काम 5 दिन में होता था, वो काम आज 5 मिनट में होता है। कहाँ पे हाथों से लिखना है रेफरेंस को, कहाँ पे आपको सब कुछ वहाँ पे बना बनाया खुद ही वहाँ पे मिल जाएगा। सो देखिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर वो है जो ग्रंथ सूची संकलन के लिए की जा सकती हैं। यानी कि अगर आपको रेफरेंस देना है, बिब्लियोग्राफी करनी है अपने काम में, तो आप उसे इनकी मदद से कर सकते हैं। जैसे एंड नोट्स हो गया, जोटेरो हो गया, मेंडले हो गया, आप इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से क्या है, रेफरेंस आसानी से दे सकते हैं। सो देखिए ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सिर्फ रिसर्चर के लिए, शोधकर्ता के लिए ही बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट बारी आती है शोधकर्ताओं पर्यवेक्षों आदि के बीच अनुच्छेद और थीसिस शोध विमर्श, इनकी आर्टिकल एंड थीसिस या डिसर्टेशन डिस्कसिंग अमंग रिसर्चर, सुपरवाइजर या सुपरवाइसेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक लेखक या शोध प्रबंध के निर्माण के दौरान शोधकर्ताओं पर्यवेक्षकों के बीच दौरान चर्चा या संचार की आवश्यकता होती है। अब देखिए होता क्या है, जब भी एक लेख होता है, थीसिस होता है, या जो भी शोध प्रबंध होता है, वहाँ पे क्या है, एक जगह पे शोधकर्ता होता है, दूसरी तरफ क्या है, उसका पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर होता है। दोनों के बीच क्या है, आपस में संचार होता है या चर्चा होती है। जब भी हम स्कूल में जाते हैं ना, जब भी हम टीचर को देखिए अपनी फाइल सबमिट कराते थे, वो हमसे क्या था, प्रैक्टिकल लेते थे ना, सवाल जवाब पूछते थे मौखिक रूप से। तो ऐसे देखें यहाँ पे क्या है, एक तरफ शोध करता है, दूसरी तरफ क्या है, सुपरवाइजर है। तो वो उसको जैसे अपना देखिए काम बताएगा, अपना लेख या थीसिस बताएगा, तो आपस में देखिए शोधकर्ता और पर्यवेक्षक के बीच में क्या है, संचार होता था, उस टॉपिक को लेके, विषय को लेके चर्चा होती थी। लेकिन आज क्या है, ठीक है, चर्चा क्यों होती है, देखिए मान लीजिए शोधकर्ता को लगता है कि उसने अपना काम सबमिट कर दिया, तो सुपरवाइजर उसमें से गलतियों को ढूंढना था, उसको देखना था उसने विषय जो है वो कितना अच्छे से पकड़ा है, तो जिसको फिर से सुधारा जा सके शोधकर्ता के द्वारा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल देखिए हमारे पास अनुसंधान सामग्री साझा करने की सुविधा के लिए आईसीटी का उन्नत उपयोग है, अनुप्रयोग है। विषय वस्तु विशेषज्ञों से टिप्पणियां मांगना, प्रकाशित किए गए पन्नों की निगरानी करने के लिए एनालिटिक्स को सक्षम करना, साथ ही साथ कुछ विद्वानों के कार्यों का पालन करना। लेकिन देखिए जहाँ पे क्या था, एक शोधकर्ता को पहले सुपरवाइजर से चर्चा करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल क्या है, आजकल आईसीटी की मदद से क्या है, जो भी उसका काम होता है, लेख होता है, शोध जो होती है, वो उसे किसी को साझा कर सकता है। उससे क्या है, उस विषय के बारे में उसे ढेरों टिप्पणियां मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए उसने अपना जो शोध काम है किसी जगह पे इंटरनेट पे डाला, तो वहाँ पे देखिए अगर उस शोध से संबंधित बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हैं, तो उसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, ताकि वो फिर से सुधार सके। अब देखिए पहली बात क्या होती है कि जो भी प्रकाशित पन्ने हैं, जैसे मान लीजिए किसी अनुसंधानकर्ता ने अपनी एक बुक बना दी, लेकिन उसके क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे, उसके आंसर गलत हैं। अब देखिए जो सुपरवाइज़र था वो पहले हर एक चीज़ को उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर वो किसी को ऑनलाइन वो वहाँ पे डाल दे, तो लोग कमेंट करके बता देंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो उसे आसानी से दूर कर सकता है प्रकाशित करने से पहले। सो देखिए ये कैसे हो सकता है, आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए academia.edu यानी कि एजू और रिसर्च गेट, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से क्या है, वो आसानी से इसे कर सकता है। नेक्स्ट है साहित्यिक चोरी का पता लगाना, यानी कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन। अब देखिए जो एक रिसर्चर ने या जो एक शोधकर्ता ने अपना जो काम सबमिट किया है, अपना जो काम दिया है किसी को,
पता लगाना कि उसमें वो उसका काम वास्तविकता वाला है या चोरी का है। तो होता क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि अतीत में साहित्यिक चोरी के कार्य धीमी गति से चलने वाले थे और उन्हें खोजने के लिए विश्वविद्यालयों या पत्रिकाओं के प्राधिकारियों के रूप में उनका पता लगाना आवश्यक था। देखिए पहले क्या होता था, पहले जब मान लीजिए कोई अनुसंधान करता है, अगर उसने अनुसंधान अपना कर लिया तो उसने जो अपनी फाइल सबमिट करा दी, जो थीसिस सबमिट करवा दी, फिर वो चेकिंग के लिए जाती थी कि क्या उसका जो ये काम सबमिट कराया गया है, क्या ये उसका अपना काम है, उसकी मेहनत का काम है, या उसने किसी का कॉपी करके वहाँ पे लिखा था। तो इस काम में क्या था, टाइम बहुत लगता था, पैसे बहुत लगते थे और ये काम बहुत धीमी गति से होता था। लेकिन देखिए आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुके हैं कि मान लीजिए एक शोधकर्ता ये कहता है कि ये मेरा काम असली वाला है, ये मैंने किसी का चोरी नहीं किया। लेकिन देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिनकी मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ से कॉपी किया गया है। सो देखिए चोरी का पता लगाने के लिए कि उसका काम वास्तविकता वाला है या नकली है, तो ये कैसे पता लगेगा, वो सॉफ्टवेयर की मदद से पता चलेगा आजकल। सो देखिए आईसीटी की प्रगति के साथ क्या है, पाठक या शोधकर्ता बाजार में उपलब्ध साहित्यिक चोरी चेकर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ग्रामरली है, आर्टिकल चेकर है, ट्रेंटिन है, डुप्ली चेकर है। इससे देखिए आसानी से चीज़ पाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए उसका जो काम है 200 पेज का है, वो 200 पेज को देखिए यहाँ पे डालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे कौन सा पैराग्राफ कहाँ से चोरी किया गया है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्लेगरिज्म डिटेक्शन से। देखिए आजकल ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। सो लास्ट है जर्नल पांडुलिपियाँ प्रस्तुत करना या जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट समेशन। अब देखिए अतीत में जर्नल पांडुलिपि यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है जमा करता, मैन्युस्क्रिप्ट देखिए वही है कि जो अपने हाथों से काम किया है ना, वो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, मैनुअली तरीके से किया। देखिए अतीत में जो जर्नल पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, जमा करता शोधकर्ताओं, लेखकों और जर्नल के संपादकों, समन्वयकों के बीच ईमेल संचार के माध्यम से हुआ करता था। देखिए मान लीजिए एक रिसर्चर है, एक अनुसंधान करता है, उसे अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसे अपना जो काम है वो संपादक को जमा करवाना है। तो उसके लिए क्या था, वो मेल करता था उनको कि मेरे पास ये काम है, क्या मैं आपको ये जमा करवा दूँ। तो देखिए फिर वहाँ से मेल आता था कि आप करवा दीजिए या ऐसे कर लीजिए, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो वेब आधारित जर्नल पांडुलिपियाँ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, प्रबंधन और सहकर्मी समीक्षा सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक पांडुलिपि जमा या प्रबंधन प्रणाली आमतौर पर शोधकर्ताओं, पत्रिकाओं, प्रकाशकों के समुदायों के बीच उपयोग की जाती है। पहले क्या था, संपादकों को क्या था कि पहले मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि देनी पड़ती थी, जिससे वो खोज के पता लगा सकते थे कि ये चलेगी या नहीं। तो अब क्या है कि देखिए ये काम क्या है, आजकल इंटरनेट के ज़रिए आसान हो चुका है। वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आसानी से चेकिंग की जा सकती है ना। जैसे एक अनुसंधान करता है, उसी विषय का दूसरा अनुसंधान करता जो है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से वो पता लगा सकते हैं कि ये छपने वाली है या नहीं, प्रकाशित हो सकती है या नहीं, है ना। तो पहले देखिए कहाँ पे संपादक उसको देखता था, ईमेल से पढ़ता था, लेकिन अब क्या है, ये बहुत सारे प्रकाशक जो है, बहुत सारी पत्रिकाओं के जो प्रकाशक है, उसे आसानी से देख पाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऐसी प्रणालियों का उपयोग करके प्रकाशन की स्थिति को प्रस्तुत करने और जांचने के उनके समय को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह की प्रणालियों का उपयोग प्रस्तुत करने के साथ साथ सहकर्मी समीक्षा प्रबंधन, जिसमें गलत संचार, खो जाने या संचार की देरी को कम से कम किया जा सकता है, कि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। वही सिंपल सी बात है कि देखिए अगर मान लीजिए पहले अनुसंधान करता है, तो पहले क्या करता था, संपादक को मेल करके अपनी फाइल भेजता था, फिर संपादक बताता था कि ये छपने वाली है या नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि जो उसका काम है किसी अनुसंधानकर्ता का या एक रिसर्चर का, तो वो सीधे ही प्रकाशक को दे सकता है। तो प्रकाशक देखिए बहुत कम से कम टाइम लगाते हैं, क्योंकि देखिए उसने अगर अपना काम जो है इंटरनेट पे डाल दिया, तो प्रकाशक उसमें देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो उसमें क्या था, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता था, अब क्या है, वहाँ पे अभी टाइम या समय कम लगता है। तो उसमें आसानी से वो पता लगाया जा सकता है कि इसमें क्या कमियां हैं, और जो अनुसंधानकर्ता ने जो अपनी फाइल जो जमा करवाई थी, जो उसका काम था, वो उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार
कर सकता है। यानी कि जो काम पहले बहुत लंबे प्रोसेस से था, अब वो आसानी से हो सकता है ना। पहले डर होता था कि ये फ़ाइल वहाँ से कट ना जाए, ये फ़ाइल खो ना जाए, लेकिन जब मान लीजिए वो अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन सबमिट कर देगा, तो वहाँ पे क्या है, अगर उसकी फ़ाइल कट भी जाएगी तो वहाँ से उसे फिर से वो डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारा डर वहाँ पे ख़त्म हो गया। सो देखिए, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से क्या है कि एक अनुसंधानकर्ता अपनी मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियों को प्रस्तुत करने के लिए आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। सो देखिए, जैसे एल्सेवियर है, विली है, सेज पब्लिकेशंस है, ये सारी जो चीज़ है, ये इसमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वो प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले देखिए क्या होता था कि पहले प्रस्तुत करने के लिए संपादकों के साथ संपर्क करना पड़ता है, लेकिन आजकल क्या है कि अपनी चीज़ को आप आसानी से प्रस्तुत यहाँ पे कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के